आप सब लोगों का कहना था कि क्यों करके मैंने ओपनिंग में और एनिवर्सरी पे लेवल के सूट क्यों नहीं पहने। अगर ये लेवल के सूट पहनती तो एक तरफ तो भाभी की एडवर्टाइजमेंट हो जाता और दूसरा एक फैमिली बॉन्डिंग भी दिखाई देती। पर भाई ये सिर्फ और सिर्फ इसने कहने के लिए व्लॉग में कह दिया, और इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर भी ये भाभी को शेड करने से बाज नहीं आई। एक चीज तो ये कहना कि उसके जितने भी सूट होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो इस बात का मजाक उड़ा रही है कि ये जो ड्रामा लगा रखा है इसने कि सूट डाले इसने और आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ये टोटली झूठ बात है। अब क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं इसलिए घर वालों को कहाँ से मिलेंगे भाई? पहली बात तो बाहर वालों को मिलने चाहिए। क्या इसने ये रेस्टोरेंट खोला है तो ये सोच के खोला है कि सबसे पहले बाहर वालों को खाना खाने दो और उसके बाद में अपने घर वाले खाना खाएंगे, या अपने घर वालों के लिए खाना नहीं आ सकता। कोई अपनी फैक्ट्री लगाएगा, कोई अपना काम शुरू करेगा, क्या इतना लिमिटेड करेगा कि एक या दो सूट अगर किसी को दे दिए जाएंगे तो उसका काम इफेक्टेड हो जाएगा? अब लगा ना इस बात से कि बिल्कुल ये बकवास बात कर रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो फिर ऐसा कह के ये क्या कहना चाहती है? ये यही कहना चाहती है कि ये भाभी जो बार बार ये कहती है मेरे सूट आउट ऑफ स्टॉक हो गए, ये झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा उसको ये कहना मेरे लिए सूट जो है ना ऑर्डर पे बनाए जाते हैं, भाई ये बात तो 100% सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ सूट बनाए जाते हैं, टेंट नहीं। और वैसे भी भाभी इसको देना भी नहीं चाहेगी शायद, क्योंकि एक दाम में वो दो सूट कैसे दे सकती है। आई थिंक समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे भी भाभी ने हर साइज के अंदर कट तो लगा ही रखा है, यानी कि जो 46 नंबर है वो 44 नंबर है, जो 44 नंबर है वो 42 नंबर है, और जो हाईएस्ट नंबर होता है उससे भी ऊपर नंबर इसका है, जो इसने खुद दिखा दिया था जब इसने सूट सिलने के लिए दिया था। तो अब आप समझ गए होंगे इसने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तरफ जो लोग ये इस तरह कमेंट कर रहे थे उनको जवाब देने की कोशिश करी कि देखो मुझे भी ख्याल है इस बात का, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया उसका रीजन ये है। दूसरी तरफ इस बात पे निशाना लगा दिया कि भाभी जो बार बार अपनी सेल की बात करती है, आउट ऑफ स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक, ये बकवास बात है। क्योंकि कोई बिजनेस शुरू करता है तो एक दो सूट के लिए ऐसा नहीं करता, उसको ये सब चीजें मार्जिन में लेके चलनी पड़ती हैं। और स्टॉक कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ऑर्डर क्या मतलब इसके बाद ऊपर से गिर रहे हैं सारे, या फिर इसने दो दो सूट और तीन तीन सूट ही बना के रख रखे हैं कि जो तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। चाहे ज्वेलरी हो आउट ऑफ स्टॉक। आपने इस रिसेंट व्लॉग में देखा होगा पिन्नियां पड़ी हुई हैं ब्लू कलर की और बॉक्सेस रखे हुए हैं जो कि ज्वेलरी के हैं। तो यहाँ पर भी भाभी पे निशाना लगाने से बाज नहीं आई। भैया पहला शौक तो यही लगा कि कैसे करके भाभी की तारीफ कर रही है कि भाई बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत हाथों हाथ बिक रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। आखिर इसको हो क्या गया? तो भाई ठीक है इसकी नहीं है, बट ये भी बार्टर सिस्टम है। वहाँ भाभी ने इसकी तारीफ कर दी पॉडकास्ट के अंदर, यहाँ पे ये बदला उतार रही है कि चलो तुमने एक किया मैंने एक किया बराबर, अब अगला गेम खेलेंगे। इसको किसी भी चीज को लपेट कर मारना आता है। मतलब एक तरफ तो इसने लोगों की बातों का जवाब भी दे दिया और दूसरी तरफ भाभी को बुरा कहने से बाज भी नहीं। ये वही तारीफ है कि मौसी जी वीरू में कोई ऐब नहीं है, बस थोड़ा सा जब पी लेता है तो दंगा फसाद कर देता है। अब पी लेता है तो कहाँ होश रहता है, थोड़ा सा जुआ भी खेल लेता है, पर वैसे मेरे दोस्त में कोई ऐब नहीं। दूसरे एनिवर्सरीज की है, भैया भाभी ने चलिए ब्रिंगिंग कर दी तो उसके बाद में पार्टी देने का फर्ज तो इसका ही बनता था। बट इसने पार्टी वो नहीं दी है, वो पार्टी भी भैया भाभी ने दी है। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा मैं प्रूफ देता हूँ। पहली बात, जो पार्टी देता है वो कभी भी उसका बुराई नहीं करता, बल्कि सबसे पूछता हाँ जी कैसी लगी। और डब्बा अगर पार्टी दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना पूछे कि ये पार्टी कैसी लगी, कैसा लगा खाना आपको, क्या अच्छा लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई ठीक है मानते हैं भैया भाभी से नहीं पूछ सकती वो, और वो इसका जवाब भी नहीं देंगे। लेकिन इसकी जो अपनी फैमिली के लोग हैं, यानी कि इसकी पार्टी जो है अम्मी, पिज्जा, डॉटर खाला, अम्मा, नान, तो इसने तो हर एक किसी से पूछना था अभी कैसा लगा खाना और कैसा लगा। जबकि ओपोजिट ये खाना खाने के बाद में ये कह रही थी कि आज खाना इनका अच्छा नहीं था, आज इनका मेन्यू अच्छा नहीं था। डे वाइज मेन्यू होता है लेकिन आज का इनका ठीक नहीं था। दूसरे जनाब का जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंड तक जाना होता है, तो इसलिए इस बार भी उन्होंने वेस्ट इंड ही चुना। और तीसरी बात, जो मेजबान होता है यानी कि जो पार्टी दे रहा होता है, जो होस्ट होता है, उसको हमेशा पहले पहुंचना पड़ता है, उसको स्वागत करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है यहाँ बैठना है, ये खाना है, ये ऐसा करना है। यहाँ पर जनाब और मैडम पहले पहुंचे हुए हैं और फनी ने जाते ही पूछा है कि कौन सी टेबल है हमारी। अब फनी एंड पार्टी की तरफ से अगर ये बुकिंग की गई थी तो डेफिनेटली इनको टेबल और इन सब का पता होना चाहिए था और होटल स्टाफ से पूछना चाहिए था।
तीसरा, जब डब्बा वहां पहुंची है और उसके बाद में एज यूजुअल उसका सबसे पहला जो फेवरेट प्लेस होता है वो होता है वॉशरूम, और वॉशरूम में उसने जाके धप्पा किया भाभी को। भाभी क्या कर रही थी वहां? वहां मेकअप कर रही थी, और जिस तरह से भाभी ने बात करी ऐसे लगा कि वाकई में धप्पा कर दिया, जैसे झेप गई हो। और बता रही है कि क्यों करके वो यहाँ मेकअप करने आई है, क्योंकि वो हॉस्पिटल गई थी, इलाज चल रहा है, टेस्ट होना है, और टेस्ट कंफर्मिटी टेस्ट है, और ये उनकी प्रोसीजर है, और 6 मंथ में ये होगा ही। तो ये सारी बातें किसको दिखाती हैं कि ये सारी पार्टी दी गई है, ये भैया भाभी की तरफ से दी गई है। दूसरे, जो होस्ट होता है वो ये भी ख्याल करता है कि कौन कौन वहां पहुंच गया और कैसे जा रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब ये पार्टी में जाते हैं तो ये बात करते हैं कि भैया और भाभी कैसे गए, गए या गए नहीं निकले, और कब निकल रहे हैं। यहाँ पर डब्बा की तरफ से ऐसे कोई भी बात देखने को नहीं मिली। अब जनाब का पार्ट तो जनाब के व्लॉग में ही दिखाई देगा। जनाब तो कंटेंट ढूंढते ही रहते हैं, तो उन्हें यही कंटेंट दिखाई दिया, एक ड्रिंकिंग कर लो, एक पार्टी कर लो, इसका फंक्शन है, हम खा जाएंगे। जिस तरह से डब्बा दूसरे का फंक्शन हाईजैक कर लेती है, ऐसी जनाब ने इसका फंक्शन हाईजैक करा। बट चलो पार्टी वार्टी करी, पैसा तो लगाया ना। ऐसे हैं इनके रिश्ते जो एक दूसरे को शेड करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। एक और चीज जो इस व्लॉग में देखने को मिली कि फनी भी पीछे नहीं है। फनी ने भाई को शेड किया। भाई कैसे शेड किया? उसने जो एक चश्मा मंगवाया, ऑनलाइन चश्मा मंगवाया, और ये भी कहा कि वो सस्ता है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले इसने चश्मा नहीं पहने, इसने बहुत बार चश्मे पहने हैं, सनग्लासेस पहने हैं, पर वो सबको ये दिखाना चाहता था कि भाई के पास में इतने सारे सनग्लासेस हैं, एक सनग्लासेस उसने आज तक फनी को क्यों नहीं दिया। अब देखिए, आपको जिस चीज का भी शौक होता है तो आप अपने जो भी लोग होते हैं उनको उस चीज के लिए रिकमेंड करते हैं, दें या ना दें, रिकमेंड करते हैं, भाई ऐसा ले लो, वैसा ले लो, ये अच्छा मिलेगा, ये वाला ब्रांड है, ये इतने पैसे का मिलता है, ये सस्ता मिलेगा, ये वहां से लेना चाहिए। पर यहाँ सारे बहनोई में कोई बात ही नहीं है। आपने देख ही लिया होगा, जुम्मा है, नमाज पढ़ने जा रहा हूं मैं, और नमाज पढ़ने आ गया, और मेरी हो गई है नमाज, और मैं आ रहा हूँ वापस। लेकिन जनाब कहाँ है भाई, नान कहाँ है? नहीं, यही सारी बात दिखाती है कि ये बेसिकली ऊपर ऊपर से मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी दूरियां वही कोसों मील दूर की हैं। आज भी वही की वही हैं, कुछ भी अंतर नहीं आया है साले बहनोई में। सच पूछो तो जनाब और मैडम ने दोनों ने आज तक भी दिल से इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो फनी का चश्मा दिखाना और जिस तरीके से उसने दिखाया वो भाई को ही शेड करना था कि भाई इन्हें आज तक कोई भी चश्मा, इतना मार्केट लगाने के बाद में भी आज तक एक चश्मा भी उसको ऑफर नहीं किया या उसको सजेस्ट नहीं किया। तो भाई हिसाब बराबर, एक ने अपनी भाभी को शेड कर दिया, दूसरे ने अपने साले को शेड कर दिया। दोनों ने एक ही काम एक ही व्लॉग में कर दिया, और वो भी किस व्लॉग में किया? जिस व्लॉग में भैया भाभी उनके लिए, उनके फंक्शन के लिए पार्टी दे रहे हैं। भाई बेशर्मी की भी हद होती है, कम से कम कोई तुम्हारे लिए कर रहा है, कम से कम तब तो चुप हो जाओ। आप ही बताइए, क्या इसी व्लॉग में इसको इस तरह से शेड करके दिखाना जरूरी था? कभी भी आप देख लो, इस अब्बा डब्बा चप्पा का कभी भी सूट सिलेक्शन अच्छा नहीं होता, जबकि इसका स्पेशल ओकेशन होता है। वो चाहे आज की एनिवर्सरी का देख लो, या बच्चे के लिए जो जो भी कुछ किया था इसने फंक्शन, वो देख लीजिए। इससे पहले जो भी इसने मीटअप वीटअप किए हैं, या फिर ये अपने ओपनिंग पे गई थी, वहां पर भी कभी भी इसका सूट का सिलेक्शन आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या पहन रखा है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक समझ में ही नहीं आ रहा। और अगर ये खुद ही पार्टी दे रही होती और सबको बुला रही होती तो डेफिनेटली ये मेकअप करने के लिए भी किसी बाहर के आर्टिस्ट को बुलाती, क्योंकि एनिवर्सरी थी भाई। एनिवर्सरी पे तो लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि जैसे पहले दिन दुल्हन बनी थी, कहीं उसके आसपास बिल्कुल वैसा ही ब्यूटी और वही जादू वो एक बार फिर बिखेर सके। जादू बिखेरने के बजाय खुद जादूगर बन गई। जैसे जादूगर एक चोंगा सा पहन के आ जाते हैं जिसमें कोई ढीला ढाला, जिसमें कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शेप नहीं। फनी कौन सा कम है जो ड्रेस पहन के गया है? क्या ये लगता है कहीं से भी ये इसकी एनिवर्सरी की ड्रेस थी? ये एक नॉर्मल ड्रेस थी जो नॉर्मल ओकेशंस पे ये पहनते रहते हैं। दोनों में से कोई भी एनिवर्सरी वाले मूड में था ही नहीं, जिसे कह सकते हैं कि एक फंक्शन में जा रहे हैं या ओकेशन में ये खुद किंग हैं। तो आपको नहीं लगता किंग एंड क्वीन की तो ड्रेस कुछ डिफरेंट होनी चाहिए? लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा बनकर वहां पर गया ही नहीं। क्या इसको ये कभी याद कर पाएंगे कि ये हमारी 3rd एनिवर्सरी थी, ये 3rd एनिवर्सरी के फोटो हैं, यहाँ हम ऐसे लग रहे थे, यहाँ हम वैसे लग रहे थे? इसलिए तो कह देते हैं कि पैसा बेशक आ जाए लेकिन अकल नहीं आती, क्योंकि अकल तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की से आती, जिसका इनके साथ में दूर दूर तक नाता ही नहीं है। जो हाल भाभी के 5 BHK का रहता है वो इसके 3 BHK का भी वही हाल रहता है। जहाँ नानी सोती हैं वहां के हाल देखिए आप, कितना बिगड़ा पड़ा है, कितना मैश है। और यही हाल इसके कबर्ड एरिया का भी है, जहाँ इनके कपड़े और ये सब रखे रहते हैं। लेकिन फनी
फनी कह रहा है ऐसे तो सबके ही घरों में होता है। हाँ हाँ, सबके घरों में होता है इस तरह का, और कुछ के घरों में तो इससे भी ज्यादा होता होगा। तो इसलिए भैया इनका बहुत अच्छा है। क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारा जो ये भी है, ये जो सब है बहुत कुछ अच्छा है, बट जिसका ध्यान ना घर में है ना किचन में है, कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे में ध्यान है, तो क्या देखोगे भाई? सारा घर इसने दूसरों के ऊपर छोड़ रखा है कि कैसे भी है तुम लोगों को मेंटेन करना है, तुम लोगों को सफाई करनी है, और अगर गड़बड़ होगा तब भी मैं तुम पर ही डालूंगी। इसलिए छोटी नौकरानी बड़ी नौकरानी ये उनका ही काम है। और बराबर में खड़े होके अपनी ड्रेस और वो उसकी दोनों की ड्रेस दिखा रही है, कहीं से भी ये कपल में कैसे लग रहे हैं, एक एक लग रहा है, दूसरा डबल लग रहा है। अपना एक एक करके ये हाल कर लिया है इसका। और रेस्टोरेंट में जाते ही फनी का तो वही छपरी पना शुरू हो जाता है। दोनों डी दादा और निक्कू इनके साथ में इसका ऐसे लगता है जैसे कि इसके लंगोटिया यार हों और उनसे कुछ भी बोल सकता है ये। अरे बोलने से पहले अपनी इज्जत तो देख लो, तुम क्या कहोगे और वो क्या कहेंगे, उसके बाद में किसकी बेइज्जती होगी और किसकी इज्जत होगी। इन दोनों से जनाब अगर कोई भी हंसी मजाक करें तो इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती जनाब को किसी भी तरह का जवाब देने की। आपने देखा ही होगा, वो चाहे बच्चे की बात हो या फिर इनके आपस की बात हो, जनाब कभी भी निक्कू से और दी दादा से कुछ भी कहते हैं तो वो कोई ऐसा जवाब दे ही नहीं सकते। पर फनी को तो वो ऐसा समझते हैं जैसे उसको उनका यार दोस्त हो, और कुछ भी फनी से कहने से बाज नहीं आते। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और कैसे किसी से क्या बात करनी है उसका वही आंसर आता है। यानी आपको पता है कि मैं अगर कुछ करूंगा तो दूसरा किस तरह का आंसर देने वाला है। पार्टी में गए हो और तुम्हारा ही ओकेशन है, तुम्हारे लिए ही वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई है, जनाब से बात करी, जनाब ने कुछ बोला, जनाब से आपने कुछ पूछा, जनाब ने ये कहा कि भी ये खाया या वो खाया, या तुमने जनाब से पूछा कि क्या खाओगे, ये क्या खाना चाहिए। इन दोनों की बातचीत ऐसे जीरो रहती है कि जैसे ये लोग एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो यही इनकी असलियत और पोल खुलती है कि आपस के रिश्ते आज की डेट में भी कैसे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और भाई ना तो जहां भी पहुंचता है डायरेक्ट कॉलेज से ही पहुंचता है, दैट्स गुड, कम से कम उसका कॉलेज तो चल रहा है। पिज्जा का तो ये बहाने से भी कॉलेज नहीं दिखाती। आप ज्यादा कॉल आउट करोगे, जैसे कि इस वाले व्लॉग में बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया है, तो डेफिनेटली एक सीन आपको देखने को मिल जाएगा कि बैग लेके वो बाहर गई, और अगला सीन आ जाएगा बैग लेके अंदर आई, क्योंकि लास्ट टाइम इसने यही दिखाया था। आज तो हाल ये है कि स्टडी टेबल पे भी कपड़े पड़े रहते हैं, और स्टडी टेबल कहाँ है, उस पे क्या पड़ा है, उसको खुद नहीं पता। निक्कू कहता है मुबारक हो, तो फनी कहता है क्या मुबारक हो भैया, ये कोई शादी है? ये शादी नहीं है, इसने तो गुलाम बना लिया है मुझे। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? मेरी गुलामी की, मेरे तीसरे साल की गुलामी की। ना ठीक से हंस सकता हूँ, ना ठीक से बोल सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ। तो गुटकू भाई ये सब तुमने ही चुना था, ये किसी और ने नहीं चुना था, ये तुम्हारी चॉइस थी। उसकी चॉइस थी कि एक सर्वेंट टाइप का उसको हस्बैंड चाहिए, और तुम्हारी चॉइस थी एक अमीर और बहुत ज्यादा अमीर और कम दिमाग वाली बीवी चाहिए। बट आज तक कश्मकश चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि अब तक उस कम दिमाग वाली बीवी के दिमाग पर ये काबू नहीं कर सका। दिल पर तो काबू कर लिया लेकिन दिमाग पे नहीं काबू कर सका। यही वजह है, उसको पैसे के लिए पूरी इजाजत नहीं है। और फिर भाई अपनी फेवरेट जगह पे इसने धप्पा कर दिया भाभी को। जिस तरह से इसने कैमरा लेके उसको धप्पा किया और उसमें दिखाई दिया ये कैमरे में कि वो मेकअप कर रही है, तो उसको झेप चढ़ी। तब उसको ये कहना पड़ा कि मैं हॉस्पिटल गई थी, एंड हॉस्पिटल तो मेकअप करके जा नहीं सकते, इसलिए वाइल कमिंग बैक मेरे को यहाँ पर आकर मेकअप करना पड़ रहा है। एक बात समझ में नहीं आता, रेस्टोरेंट में आ गई, आई मीन सॉरी होटल में आ गई, अब वहां आने के बाद में सारे घर के लोग भी आ गए, तो मेकअप किसके लिए चल रहा है? अब कौन आने वाला है? क्या यहाँ पे कोई स्टार बुलवाया तुमने? और ना ही ये तुम्हारे लिए ओकेशन है, तो फिर मेकअप इस तरीके से बीच में क्यों करके किया गया? यह एक पार्टी की फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए यहाँ पर आकर मेकअप किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी शायद मैं प्रिडिक्ट कर भी नहीं पाऊंगा, और हो सकता है मैं वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन हाँ आप लोग जरूर बता सकते हैं यहाँ पे आकर क्यों करके ये मेकअप कर रही थी, वो भी इन बिटवीन। अब डब्बा को भी यहाँ कुछ ना कुछ तो कहना ही था, तो उसने भी कह दिया मैं भी अपने कपड़े ठीक करने आई थी। मतलब मैं वॉशरूम में वैसे नहीं आई थी, अपने कपड़े ठीक करने आई हूँ यहाँ पर। फनी को ले दे के सिर्फ इतनी बात करनी आती है कि कितना खाना खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। वैसे तो पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ ठूसने पे लगी रहती है, और अगर कोई इस तरह का बुफे टाइप का आइटम मिल जाए तो उनको क्या क्या खाना है, कौन कौन सी चीज खानी है, कौन कौन सी चीज वो नहीं भी खाते, सारी चीजें उन्होंने भरनी है, ठूसना ही ठूसना है। इनके लिए कोई भी गिफ्ट भेजे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसने गिफ्ट भेजा है और किस लिए भेजा है।
ये गिफ्ट इनके अगर किसी के पड़े रह जाएँ तो पड़े रह जाते हैं। अब बताइए कितना अच्छा गिफ्ट भेजा है, लेकिन आज तक इन्होंने उसको खोला ही नहीं है। ये बात है कि ये अपनी बेड की सफाई कर रही थी, अपने ब्लॉक की सफाई कर रही थी, उस टाइम इसके शादी के गिफ्ट मिले और शादी के गिफ्टों को खोल-खोल के कह रही थी, अच्छा ये इन्होंने दिया था, ये उन्होंने दिया था। तो आप समझ लीजिए इसको गिफ्ट देना क्या है। उस गिफ्ट और आपके पैसे दोनों की बर्बादी है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, जितना बड़ा गिफ्ट देंगे और कोई अच्छा गिफ्ट होगा तो डेफ़िनेटली आपका नाम या फिर वो गिफ्ट जो है व्लॉग में दिखा देंगे, वरना तो पता नहीं कितने सारे लोग अगर आपसे मैं ये कहूँ कि किस-किसने इसको गिफ्ट दिए थे, जो आपने नहीं देखे, तो शायद इतनी लंबी लोगों की लिस्ट निकल आएगी। लोग इतनी ज़्यादा शिकायतें करेंगे, मेरा गिफ्ट नहीं लिया, मेरा गिफ्ट नहीं लिया। जो इसके लिए गिफ्ट आया है, उसमें एक प्लांट भी है और कहीं न कहीं एक तरह का मैसेज है जो एनवायरनमेंट के लिए है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कहाँ? एनवायरनमेंट जितना ये गंदा करते हैं, शायद ही कोई गंदा करता होगा। प्लास्टिक का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके साथ-साथ आरओ वाटर ये बाहर से मँगाते हैं, बजाय इसके कि अपने आरओ वाटर से काम चलाएँ। घर के अंदर भी अब जाके कम से कम 2-4 प्लांट लगाए हैं और वो प्लांट भी इनसे पनप नहीं पा रहे। एसी इनका 24 आवर्स ऑन रहता है। अब बताइए अगर कार्बन फुटप्रिंट्स की बात की जाए तो इनके कार्बन फुटप्रिंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इसको डायमंड का सेट कौन भेजेगा? लेकिन नहीं भई, इनको डायमंड का सेट चाहिए। इनको डायमंड का सेट जल्दी से भेजो। डिजिटल भिखारियों को कुछ भी अगर फ्री में मिल जाए, तो वो सब इनको चाहिए। कहते हैं मेन्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था होटल का और जो मेन्यू था वो डे वाइज़ सेलेक्ट करते हैं। भैया तेरा दिन ही खराब है तो क्या करें? और कहती है वैसे तो मैरिज एनिवर्सरी इन्होंने मम्मा-पापा के साथ में यानी सास-ससुर के साथ में करनी, लेकिन क्योंकि हम वहाँ 10-15 दिन में जा ही रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कर ली। भैया यहाँ तुम क्या उखाड़ने आए हो? यहाँ पे तुम्हारा ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो यहाँ आने से नहीं चला? अरे 10 दिन तक वो रेस्टोरेंट चल रहा था ना, ये फनी जाए ना जाए, वो चलने ना चलाने में कोई बात ही नहीं है क्योंकि चलाने ये चाहते ही नहीं। ये तो सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए एक वेंचर यहाँ पे खोल के रखना ही चाहते हैं। तो अगर ये सीधे भी मौधा चले जाते और जाके अपनी बहन से भी मिल लेता ये, तो कौन सी बड़ी बात हो जाती? पर ये तो फालतू में रूमर फैलाई जा रही है कि बहन को इनकी जायदाद में हिस्सा चाहिए। अब पिछले 10 दिन में इसने पहली बार अपनी सास का नाम लिया है या फिर ये कहिए सास-ससुर दोनों का नाम लिया है कि हम 10-15 दिन में वहाँ जाने वाले हैं। अदरवाइज़ इसके मुँह से बिल्कुल भी आप सुन नहीं सकते। इसके लिए कितनी लाइटली है कि सेलिब्रेशन तो होते ही रहते हैं, या कभी यहाँ पर और कभी वहाँ पर। फिर क्यों करके कह रही थी कि सारी की सारी फैमिली होनी चाहिए थी, एक ही जगह होनी चाहिए थी। उस फैमिली में इसकी सास का नाम क्यों नहीं है? पापा को तो मिस करी थी, लेकिन सास को एक बार भी मिस करते हुए देखा आपने? ये वही बात है कि तेरे पापा और मेरी मम्मी, मतलब वही है कि तुम्हारे पापा, मेरे पापा। इसके दिन का तो हाल देख लीजिए, वो जुम्मा पढ़कर भी आ गया, उसके बाद में भी इसका जुम्मा मुबारक हो रहा है सबको। यानी कि ये अभी उतर के अपने रूम से निकल के बाहर आई है। दोपहर तक सोने में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। अगर कोई अवार्ड हो तो इसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। सोचिए फिर कैसे करके ये बच्चे का ध्यान रखती होगी। पूरे टाइम इसके बाकी लोग जो है वही इस बच्चे को देखते हैं कि क्या खिलाना है, क्या खाना है, कैसे करना है। अब देखिए पिछले व्लॉग में भी ऐसे ही किया था, इस व्लॉग में भी। अब दूसरा कंटेंट इसका कुकिंग आ जाता है। अब इसकी बार अब के बार यखनी पुलाव बना रही है। यार यखनी पुलाव सुन के मतलब कान पक गए। इन लोगों के घर में इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। कभी भाभी बनाने बैठ जाती है, कभी ये बनाने बैठ जाती है। घूम फिर के एक ही चीज बार बार करते रहते हैं। और बनाना इसे सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बनाती नहीं है और बिगाड़ कर ही दिखाती है। और लास्ट में भैया रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। आपने कब देखा होगा कि इतने रेस्टोरेंट्स में स्कीम निकालते हो जितना ये करते हैं। मतलब लोगों को लाने के लिए इन्हें लालच देना पड़ रहा है। अगर डॉगी को पास बुलाना हो तो उसे कुछ लालच देना पड़ता है। तो बस ऐसा ही है। वो अगर अपने आप आएगा तो समझ में आएगा कि आपको, देखिए रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, वो चलता है रिपीटेशन से। आज तक इतने सारे लोग इसके रेस्टोरेंट में आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आए नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ जब अच्छा नहीं मिला तो फिर वो रिपीट नहीं हुए, यानी कि वो आए नहीं। उनमें से कुछ ने, सिर्फ कुछ ने गूगल पे अपने रिव्यू दिए, बाकी तो रिव्यू भी नहीं देते। तो ये इसमें अपने आप में प्रूफ है इस बात का, भाई जो रेस्टोरेंट दबा दब चल रहा होगा वो क्यों करके इस तरह के स्कीम्स लॉन्च करेगा। ये इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करने की बजाय अगर वहाँ की सर्विसेज और वहाँ की क्वालिटी और उसके रेट्स, ये 3 चीज़ अगर सही कर ले तो इसको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप ही सब लोग जो है वहाँ पर बार-बार आएँगे और रिपीट होते रहेंगे। ये कस्टमर का रिटेंशन ये हर बिज़नेस के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है। इस बार इसने उम्रा का रखा है और उम्रा का रखा है तो फिर कह रही है कि अम्मी भी खुश हो जाएँगी सुनकर। क्यों?
अम्मी भी भेज रही है क्या? अम्मी को भी भेज रही है, बता देना। अम्मी को भी ले जा और 999 रुपए का खाना वहाँ पे खिला और उसके बाद में उनकी भी पर्ची डाल। और अगर अम्मी को नहीं भेज रही तो क्यों करके वो खुश हो जाएंगी। आज भी लोग उम्रा पे जा रहे हैं, तुम ये स्कीम लगा रहे हो तब भी जा रहे हैं, नहीं भी लगाओगे तब भी लोगों को जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही। तो बता भाई कब जा रहे हैं? और तुम्हारी तो अपनी ट्रैवलिंग सर्विस भी है, तो तुम्हें तो ये खर्चा और भी कम पड़ने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इनके लिए ये सीरियस चीज है या नहीं है? इनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा सीरियस चीज है। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।